सो हे गाइस, तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बिग माउथ। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें अपने मेन लीड कैरेक्टर पार्क चंग हो को दिखाया जाता है, जो कि एक लॉयर है और आज इसकी एनिवर्सरी है, इसलिए वो अपनी वाइफ और अपने फादर इन लॉ को एक लग्जरियस होटल में डिनर कराने लाया है। लेकिन उसकी वाइफ मीहो इतने बड़े होटल की शानो शौकत देखकर उल्टा पार्क को ही डांटने लग जाती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। मीहो उसे याद दिलाती है कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, वो ऐसे इस तरह पैसे वेस्ट नहीं कर सकता, वरना वो लोग बाद में मुसीबत में पड़ सकते हैं। बट पार्क इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मीहो के फादर भी अपनी बेटी के बजाय पार्क को ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। वो तो आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। पार्क मीहो को बताता है कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा केस लगा है और वो केस है ग्योंगचोंग हॉस्पिटल का मर्डर केस। इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा और टीवी पर भी आने लगेगा, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत से पैसे आने वाले हैं, जिससे वो अब अमीर बनने वाला है। मीहो शॉक्ड होती है ये बात सुनकर, क्योंकि वाकई में ये केस बड़ा था और ये टीवी पर भी बहुत दिनों से चर्चे में था। एनीवेज, इसके बाद ये लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी पार्क को प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है और केस के बारे में डिस्कस करने के लिए वो वहाँ से जाने लगता है। वो जब होटल से निकल ही रहा होता है कि जाते वक्त सर्विस टीम की एक लेडी उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है। वो ड्राइविंग करते हुए उस ड्रिंक को पी रहा होता है कि तभी उसे अचानक से चक्कर आने लग जाता है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पार्क और मीहो सोकर उठते हैं। दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक चल रही थी। मीहो पार्क को बता रही थी कि उनकी सारी सेविंग्स अब खत्म हो चुकी है। मीहो उसे प्यार भरी धमकी भी देती है कि आज वो जिस केस के लिए जा रहा है उसे हर हाल में ये केस जीतना होगा। फिर पार्क अपने फादर इन लॉ के साथ कोर्ट में जाता है। दरअसल ये केस क्रिप्टो करेंसी स्कैम का था, जिसमें अपना पार्क भी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था, क्योंकि उसने भी अपने बहुत सारे पैसे इस केस में गवा दिए थे और इसलिए वो उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो इस केस में फंसे हुए थे। पार्क ने केस जीतने के लिए लोन शार्क से भी बहुत सारे पैसे लिए थे और उस पैसे को उसने उस जज को दे दिया था जो कि फैसला सुनाएंगे। उसे पूरा भरोसा था कि आज वो केस जीत जाएगा, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत जब वो कोर्ट रूम के अंदर जाता है और देखता है कि जिस जज को उसने पैसे दिए थे वो जज ही चेंज हो चुका है और होना क्या था, इस तरह वो ये केस हार जाता है। ये सब देखकर जितने भी वहाँ क्लाइंट थे जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो सभी पार्क पर गुस्सा होकर उसे पीटने लग जाते हैं। पार्क जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है और अपने फादर इन लॉ के साथ कोर्ट के बाहर बैठा होता है कि तभी उसे मीहो की कॉल आती है। वो डरते हुए कॉल रिसीव करता है और उसे सब कुछ बताता है। उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद पार्क फैसला करता है कि आज वो घर नहीं जाएगा, जहाँ रात में उसके फादर इन लॉ अपनी बेटी से छुपते छुपाते एक कपड़े का बैग लेकर बाहर जा रहे होते हैं। वो कपड़े का बैग लेकर पार्क को दे देते हैं। पार्क उन्हें बताता है कि आज वो ऑफिस में ही रहेगा। वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पार्क को सिटी के मेयर की कॉल आती है एक केस के सिलसिले में। वो पार्क को एक सुनसान जगह पर बुलाते हैं। पार्क जब उस जगह पर आता है तो मेयर उससे मिलते हैं और उसे एक केस के बारे में बताते हैं, जो कि था रिसेंटली टीवी पर फेमस ग्योंगचोंग हॉस्पिटल मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर की लाश कार की डिक्की में थी और 3 सस्पेक्ट पकड़े गए थे, लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। मेयर ये केस पार्क को सॉल्व करने देते हैं ताकि वो खूनी को पकड़ सके। पहले तो ये केस पार्क लेने से मना करता है, क्योंकि ये केस काफी खतरनाक था, क्योंकि वो तीनों सस्पेक्ट काफी रिच और खतरनाक फैमिली से थे। लेकिन मेयर उसे समझाते हैं कि अगर वो ये केस जीत जाएगा तो उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे और वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाएगा। जहाँ पार्क फिर मेयर की बात मान जाता है। मेयर उसे ये भी बताते हैं कि कार की डेस्क कैम वीडियो भी मिसिंग है, जरूर ये उन्हीं तीनों ने ही गायब किए होंगे। पार्क मेयर से पूछता है कि आप इस केस में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। मेयर उसे बताता है कि उन तीनों ने ही उसे मेयर बनाया है अपने फायदे के लिए, ताकि वो उनकी हेल्प करे अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम देने के लिए। मेयर उनकी दलीलों से अब तंग आ चुका है, इसी वजह से वो अब उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था और इसके बाद मेयर पार्क को पैसे देकर डील पक्की कर लेता है। फिर अगले दिन पार्क उन क्रिमिनल से मिलने जेल जाता है। वो वहाँ देखता है कि उन तीनों की वहाँ बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी हो रही है। वो वहाँ आराम से शानो शौकत से रह रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग एक जेल में है। पार्क उनसे एडवोकेट के तौर पर मिलता है और बड़े चालाकी से वो वहाँ पर एक लिसनिंग डिवाइस लगा देता है। बाहर आने पर उसे ये पता चलता है कि मेयर जिस डेस्क कैम वीडियो की बात कर रहा था उसकी रिकॉर्डिंग इन्हीं तीनों में से किसी की वाइफ के पास है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्क मेयर को कॉल करके बता देता है। इसके बाद मेयर और पार्क वो दोनों उस क्रिमिनल की वाइफ के पास जाते हैं उस वीडियो के बारे में पता करने, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कोई उस क्रिमिनल की वाइफ पर अटैक कर देता है। फिर वो लेडी चीखने चिल्लाने लगती है
फिर वो उससे वो डेस्क कैम वीडियो के बारे में पूछते हैं। साथ ही मेयर उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने कोई भी बात उनसे छुपाने की कोशिश की तो वो भी अपने पति की तरह जेल में सड़ेगी। फिर वो लेडी उन्हें एक टेम्पल पर लेकर जाती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि उसने खुफिया जगह पर छुपा कर रखी थी वो निकाल कर पार्क को दे देती है। साथ ही वो उसे चौथे पर्सन का नाम भी बताती है जो कि और कोई नहीं जी हुन है। और ये बंदा बहुत ही पावरफुल इंसान है। ये बंदा हर गलत काम में इन्वॉल्व होता है लेकिन वो बहुत आसानी से हर बार बच जाता है क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो लेडी पार्क को वार्न करती है कि ये केस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। पार्क उस लेडी की बात नहीं मानता और वहाँ से जाने के बाद वो रिकॉर्डिंग चेक करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उन तीनों ने ही उस डॉक्टर को मारा था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उन तीनों ने डॉक्टर को इसलिए मारा था क्योंकि डॉक्टर के पास उनके खिलाफ कुछ सबूत थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोन शार्क के लोग पार्क के घर पर ढाबा बोल देते हैं क्योंकि उसने क्रिप्टो करेंसी वाले स्कैम में उनके बहुत सारे पैसे जो लगाए थे, इसलिए वो वहां जाकर पार्क की पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। मिहो को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पार्क को कॉल करके उसे बहुत डांटती है। पार्क उसे कन्विंस करता है कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद पार्क अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि अगर ये सबूत वो जीहुन को बेचेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे जिसे वो फिर अपना सारा कर्ज चुका सकता है। फिर वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जीहुन के घर उससे मिलने जाता है लेकिन वहाँ की शान और शौकत देखकर जिस तरह जीहुन रह रहा था, पार्क तो देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर जो था। उसकी वहाँ पर राजा महाराजा की तरह सेवा होती थी। पार्क वहाँ जाकर जीहुन को धमकाता है कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत है जिससे वो जेल जा सकता है, पर जीहुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा उसे ही धमकाकर वहाँ से भगा देता है। इन सब चीजों के बाद पार्क अपने घर जाता है। तब वहाँ मीहो पार्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है तो पार्क जल्दी से मीहो को मेयर का दिया हुआ पैसा सौंप देता है और कहता है कि फिलहाल उसके पास इतने ही पैसे हैं और कुछ दिनों के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के बाद रात में ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मीहो ने पार्क का नाम बिग माउथ रखा था क्योंकि वो बहुत ही बोलता था पर करता कुछ नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ इनकी वेडिंग एनिवर्सरी वाला सीन दिखाया जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और इसके बाद पार्क का एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट किसने कराया ये हमें आगे पता चलेगा। एक्सीडेंट की वजह से पाक चेंग हो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसकी आंखें जब हॉस्पिटल में खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास में उसकी वाइफ मीहो और उसके फादर इन लॉ बैठे होते हैं। उसे कुछ देर बाद ये याद आता है कि उसका फोन और वो सारे सबूत उसी के कार में रखे हुए थे। फिर वो जल्दी से इस बारे में मीहो से पूछता है पर मीहो उसे बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी लेकिन उसके कार के अंदर कुछ नहीं था। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसने भी पार्क का एक्सीडेंट किया था उसी ने वो सारे सबूत गायब कर दिए थे। पार्क इन सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो रेडी होकर जब हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है तब मीहो उसे जाने नहीं देती। वो उसे अरेस्ट करने को कह ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पार्क को अरेस्ट कर लेती है। उनका कहना ये था कि पार्क के ब्लड टेस्ट में ड्रग्स पाए गए हैं। फिर जेल में पार्क रिक्वेस्ट करता है कि वो मेयर चॉय से एक बार मिलना चाहता है। उसकी मेयर चॉय से बात कराई जाती है। तब मेयर वहाँ उससे मिलने आता है। पार्क मेयर को बताता है कि वो ड्रग्स नहीं लेता, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो मेयर को बताता है कि जब वो होटल से निकला था तब एक लेडी ने उसे पीने के लिए एक ड्रिंक दी थी, शायद उसी के अंदर ड्रग्स थे। मेयर उसे बताता है कि उसे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीहुन है और मेयर को ये जानकर भी बहुत गुस्सा आता है कि पार्क जीहुन से मिलने गया था उस सबूत को बेचने के लिए। इसके बाद मेयर वहाँ से गुस्सा होकर उसकी ना हेल्प करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्क के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस पहुँचती है जहाँ उन्हें बहुत सारे पैसे, ड्रग्स और गन मिलते हैं जिससे कि ये प्रूफ हो रहा था कि पार्क एक गैंगस्टर है। उसका फादर इन लॉ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि पार्क एक अच्छा इंसान है, उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि अब सारे सबूत उसके खिलाफ थे तो उसे साउथ कोरिया के सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक से बड़े एक तुरम खान थे जिन्होंने भी अपनी लाइफ में बड़े बड़े कांड किए थे। वो सभी इसी जेल में थे। जिसके पास ताकत और पैसा है उसे वहाँ पर फुल इज्जत मिलती है, वही वहाँ का किंग होता है। इसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि अब उसी जेल में आया है। आते
के साथ सबसे पहले उसे उन्हीं तीनों वीआईपी क्रिमिनल के पास ले जाया जाता है जिनका केस उसे लड़ने को दिया गया था, क्योंकि अब उन क्रिमिनल को पता चल गया था कि जब पार्क उनसे मिलने आया था तो उसने वहाँ पर एक लिसनिंग डिवाइस लगा दी थी जिनसे वो उनकी बातें सुन सकता था। इसके बाद वो वीआईपी क्रिमिनल्स उसे बहुत मारते हैं। वो बस उसे फांसी में लटका कर मारने ही वाले थे कि इतने में वहाँ जेल का वार्डन आकर उसे बचा लेता है। और उसे ऐसा करने के लिए जीहुन ने ही कहा था, क्योंकि जीहुन ने न्यूज में ये देख लिया था कि पार्क को गैंगस्टर करार कर दिया गया है और लोग उसे बिग माउस कह रहे हैं। मैं बता दूं कि बिग माउस जो था वो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था। मतलब कि समझ लो कि हर क्रिमिनल उसे अपना गुरु मानता था, लेकिन उसे किसी ने आज तक कभी देखा नहीं था। और उस बिग माउस ने जीहुन को उल्लू बनाकर उससे बहुत सारे पैसे और ड्रग्स हड़प लिए थे। और अब जीहुन को पता चल गया था कि पार्क ही बिग माउस है, तो वो अब अपना सारा पैसा और ड्रग्स उससे लेना चाहता था। इसलिए उसने चीफ वार्डन को कॉल करके कहा था कि पार्क को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जेल में वार्डन और सारे कैदी को भी पता चल चुका था कि पार्क ही बिग माउस है, तो सबके फटके चार हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो उनके जेल में था, कुछ कैदी अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि पार्क ही बिग माउस है। वो कहते हैं कि बिग माउस के पीठ में बहुत बड़ा माउस बना हुआ है, और कुछ का कहना ये था कि बिग माउस कोई आदमी नहीं बल्कि एक सेक्सी औरत है। और वहीं हम देखते हैं पार्क को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसे बहुत मारा पीटा गया था। इसलिए उसे डॉक्टर को दिखाकर वापस से जेल में डाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क के घर पर रिपोर्टर्स पार्क की वाइफ मियो से सवाल जवाब कर रहे थे कि क्या आपके हस्बैंड ही बिग माउस है। मियो उन्हें बता रही होती है कि उनका हस्बैंड कोई बिग माउस नहीं बल्कि एक सीधा साधा इंसान है जिसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो कुछ ना कुछ करके अपने हस्बैंड को बचा ले। साथ ही वो कैमरे में देखकर ये कहती है कि पार्क, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो ये बात जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। ये सारी चीजें जेल में पार्क बैठकर देख रहा था और ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद पार्क को लाइफ डिटेक्टर से टेस्ट किया जा रहा था, जहाँ वो कहता है कि वो बिग माउस नहीं है। अगर वो बिग माउस होता तो उसे पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज होता। ये सब कुछ मेयर भी बाहर बैठा हुआ देख रहा था। हर जगह बस यही न्यूज चल रही थी कि पार्क ही बिग माउस है। जब पार्क वापस चिल्लाता है तो वो तीनों वीआईपीज भी उससे डर रहे होते हैं कि अगर ये बिग माउस हुआ तो उनकी खैर नहीं। पार्क जब अपने सेल में जाता है तो उसे वहाँ पर एक जेरी नाम का बंदा मिलता है जो कि बिग माउस का बहुत बड़ा वाला फैन था। जेरी पार्क के पास जाकर उससे बातें करने लग जाता है और वो उसे खुशी खुशी बताता है कि वो उसका कितना बड़ा वाला फैन है। उसने अपने हाथ में एक टैटू भी बनाया था और वो ये चीज पार्क को भी दिखाता है, क्योंकि जेल के सारे प्रिजनर्स को लग रहा था कि पार्क ही बिग माउस है। पर वहाँ पर एक और छोटा गैंगस्टर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हर जगह बिग माउस की ही तारीफ हो रही थी। और वो गुस्से में जाकर पार्क का खाना फेंक कर उसे मारने लग जाता है। ये सब कुछ जेल का वार्डन भी देख रहा होता है और वो वहाँ जाकर पार्क को बचा लेता है और उसे दूसरे रूम में ले जाकर बहुत अच्छा खाना खिलाता है और उसे बातों ही बातों में पूछता है कि क्या वो सच में बिग माउस है। पार्क ये बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो बिग माउस नहीं है। वार्डन को ये बात सुनकर आ जाता है गुस्सा, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि यही बिग माउस है। उसके बाद वार्डन उसे पीटता है और एक जेल में जाकर बंद कर देता है पूरे 5 दिनों के लिए। वहीं दूसरी तरफ मियो पार्क को बचाने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और वो सबसे पहले स्टार्ट योंगसंग हॉस्पिटल से ही करती है। मियो उस हॉस्पिटल में नर्स की इंटरव्यू देने आती है, जहाँ उसका इंटरव्यू और कोई नहीं बल्कि मेयर की वाइफ जूही लेती है, जो कि उस हॉस्पिटल की हेड थी। वो मियो की क्वालिफिकेशन और बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे जॉब पर रख लेती है। फिर जब पार्क को ये बात पता चलती है कि मियो ने उसी की वजह से गयोंगसंग हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है कुछ सबूत ढूंढने के लिए, तो वो मेयर को कहकर मियो से डिवोर्स लेने की बात करता है ताकि वो उसकी लाइफ से दूर हो जाए और इन सब झंझटों में ना पड़े, क्योंकि अब ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका था कि पार्क ही बिग माउस है। तो इसकी वजह से वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को भी मुसीबत का सामना करना पड़े और वो अब अपनी लाइफ से तंग आ चुका है और वो सुसाइड करने का सोचता है। फिर बाद में सोचता है कि वो तो जेल में ही है, उसे सुसाइड करने की क्या जरूरत, जबकि और लोग उसकी जान ले सकते हैं। फिर वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो वो उस छोटे गैंगस्टर के पास जाता है जिसने उसे पहले पीटा था। पार्क वहाँ जाकर उस गैंगस्टर का खाना फेंक देता है और उससे कहता है कि चलो अब मुझे मारो। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है और गलती से पार्क का एक घूसा उस छोटे गैंगस्टर को पड़ जाता है और वो गैंगस्टर तो अब बेहोश। ये देखकर तो सारे लोग डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि पार्क ही बिग माउस है, लेकिन बेचारा पार्क तो सदमे में खड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा खतरनाक कैदी आता है जो कि एक साइको था और पार्क सोचता है कि अगर इसने इससे लड़ाई की तो पक्का ये उसे मार देगा। पार्क उसके पास जाकर उसे कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे मारो। एंड गाइस, यहाँ पर तो एक जोक ही हो जाता है। वो खतरनाक कैदी जैसे ही अपनी माँ का नाम सुनता है तो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। और ऐसा क्यों हुआ ये तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यानी कि दोस्तों अब
पार्क का ये भी प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था। बाद में एक जगह बैठकर जब वो लंच कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि आज एक कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की और उसे शूट करके मार दिया गया। तभी पार्क भी सोचता है कि अगर वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे भी शूट करके मार दिया जाएगा, और वो इसलिए रात के टाइम में जेल से भागने की कोशिश करता है जब सभी लोग सो रहे थे। और ये सब चीजें जेल वार्डन भी सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। उसे ये नहीं पता था कि ये पार्क है, इसी वजह से वो अपने ऑफिसर को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये पार्क है, फिर वो फटाफट सारे ऑफिसर को शूट करने से रोक देता है। पार्क का ये प्लान भी अब फेल हो चुका था। फिर पार्क को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जेल वार्डन जियोन को कॉल करके सारी चीजें बताता है। जियोन उसे कहता है कि याद रहे ये बंदा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही वो वार्डन से कहता है कि अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में मियो को देखते हैं जो कि सबूत ढूंढने में लगी हुई थी और अपना काम बड़े अच्छे से कर रही थी। लेकिन तभी एक पेशेंट की तबीयत खराब होने लग जाती है। मियो इमरजेंसी अलार्म को ऑन भी कर देती है, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ के पेशेंट्स मरे या जिए। तभी मियो खुद से ही उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है और उसकी जैसे तैसे जान बचा लेती है। तभी वहाँ पर मेयर की वाइफ जूही जो कि इस हॉस्पिटल की हेड है, वो अपने नर्स के साथ आकर मियो को शाबाशी देने के बजाय डांटने लगती है कि उसे किसने परमिशन दी ये सब करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल के वार्डन ने एक नया रूल बनाया है और ये सारी चीजें वो सारे कैदियों को बता रहा होता है। फिर उन कैदियों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और सभी कैदियों से कहता है कि जो कोई भी उसे पैसे देगा उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी और उन्हें अच्छा खाना दिया जाएगा, और जो कैदी पैसे नहीं दे पाएंगे उन्हें हम सीवेज और नालियां साफ कराएंगे और पूरी जेल की सफाई भी उन्हीं से कराएंगे। पार्क को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा वार्डन से बात करता है और उसे कुछ लॉ के रूल्स याद दिलाने लगता है। पर अपना वार्डन भी टसन में स्टाइल मारते हुए कहता है कि बेटा यहाँ के लॉयर हम है और यहाँ हमारा अपना लॉ चलता है। ये बोलकर जेल वार्डन वहाँ से चला जाता है और जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे उन लोगों को उनके काम पर लगा दिया जाता है। वहाँ पर उन कैदियों से सीवेज लाइन साफ कराई जा रही होती है और उस जगह से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और ये सीन बहुत ही ज्यादा गंदा था। और दूसरी तरफ ग्रुप ए के लोग मजे से वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहे थे। इनकी लाइफ एकदम मजे में कट रही थी। वहीं पर वो छोटा गैंगस्टर एक दूसरे कैदी से डील करता है कि अगर उसने पार्क को मार दिया तो वो उसकी बीवी का ऑपरेशन करवा देगा और उसे बहुत सारे पैसे भी देगा। फिर वो बंदा ये बात मान जाता है और पार्क को मारने के लिए निकल जाता है और सारे कैदियों के बीच में ही पार्क पर अटैक करता है। पर पार्क जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है और वहाँ पर जेल वार्डन भी पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। ये सब देखकर पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम यहाँ ये नोटिस करते हैं कि पार्क का बिहेवियर अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। नेक्स्ट सीन में पार्क सोच रहा होता है कि आखिर उस पर अटैक कौन करवा सकता है, लेकिन फिर तभी उनके खाने का टाइम हो जाता है और वहाँ पर उन लोगों को खाना दिया जाता है जो कि सच में बहुत ही घटिया था। वैसे तो खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, बट ये खाना सच में बहुत बेकार था, जिससे पार्क को फिर एक बार गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर हंगामा करने लग जाता है। फिर वो सारे कैदी मिलकर सीवेज का सारा गंदा पानी उन पुलिस वालों पर डालने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर जेल वार्डन आता है और उन लोगों को चुप करवाने की कोशिश करता है। पार्क फिर वार्डन के पास जाकर कहता है कि यहाँ पर मेरे भी आदमी है जो हम सभी को देख रहे हैं। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। इसका साफ मतलब था कि गाइस पार्क बस झूठ मूठ की धमकियां दे रहा होता है वार्डन को, ताकि वो लोग उन्हें भी अच्छा खाना दे और उन्हें अच्छे से ट्रीट करे। साथ ही वो यहाँ पर यह भी कन्फेस करता है कि वही बिग माउस है, जहाँ पर जेल वार्डन भी मान जाता है और उन्हें भी अच्छा खाना खाने की परमिशन दे देता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फाइनली उनका लीडर उन्हें मिल गया जो उनके लिए यहाँ पर लड़ाई कर सकता है। नेक्स्ट सीन में मियो पार्क से मिलने आती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही पार्क मियो से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम कोई प्रॉब्लम में फंसो, तो तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो। लेकिन मियो उसे समझाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है और आगे चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी और साथ ही वो उसे यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जब सारे कैदी सोकर उठते हैं तब पार्क भी सोकर उठता है, जहाँ आज इसका अलग ही रूप हमें दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब उसने फाइनली फैसला कर लिया था कि उसे डर कर नहीं बल्कि लड़ कर जीना होगा, जिसका साफ मतलब था कि अब उसे यहाँ पर बिग माउस बनकर ही सरवाइव करना होगा। एक बार फिर पार्क पर अटैक होता है और इस बार अटैक वही साइको बंदा करता है जिसे पार्क ने स्टार्टिंग में उसकाया था मारने के लिए। वो बंदा उस दिन अपनी माँ का नाम सुन के इसलिए रोने लगा था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका फायदा उठाकर वो तीनों वीआईपी क्रिमिनल्स ने उस साइको से डील की थी कि अगर उसने पार्क को मार दिया तो वो उसकी माँ का ऑपरेशन करवा देगा। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो जाता है, सारे कैदी आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और इसी बीच वो फॉर्च्यून टेलर पार्क को बचाने के चक्कर में घायल हो
हो जाता है। फिर वार्डन वहाँ आकर सभी को रोकता है और फॉर्च्यून टेलर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में फॉर्च्यून टेलर वार्डन के कान में कुछ कहता है। अब उसने क्या कहा ये तो हमें इस ड्रामा में आगे पता चलेगा। इन सब के बाद वार्डन उन तीनों वीआईपी क्रिमिनल के पास जाता है, जहां वो वीआईपी क्रिमिनल्स वार्डन पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। वो वीआईपी क्रिमिनल्स कह रहे थे कि उन्होंने बहुत बढ़िया प्लान बनाया था पार्क को मारने का, लेकिन वार्डन के बीच में आ जाने की वजह से उनका सारा प्लान बर्बाद हो गया। इस पर फिर वार्डन उन्हें समझाता है कि अगर ऐसा होता तो जीहुन उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि जीहुन को अपना पैसा जो पार्क से लेना था, इसका साफ मतलब है कि मैंने तुम लोगों की जान बचाई है। ऐसा कहकर वार्डन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीहो हॉस्पिटल में अपना काम कर रही थी। हॉस्पिटल में एक सेमिनार हो रहा था जिसमें सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाया गया था, जिसमें फिर मीहो भी जाती है और वहाँ के हॉस्पिटल हेड एक लंबा चौड़ा भाषण देती है। फिर वो बाद में उन सभी से कहती है कि अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। तो इस पर मीहो खड़ी होकर सबके सामने कहती है कि जिस डॉक्टर का कत्ल हुआ था उसके सारे थीसिस उसके पास है। वो बस ऐसा इसलिए कह रही थी ताकि जो भी कातिल हो या जो इन सब के पीछे हो वो चौकन्ना हो जाए और उस थीसिस को लेने के लिए मीहो के सामने आए ताकि मीहो उसे पकड़ सके। और सच में ऐसा होता भी है। घर जाते वक्त मीहो का कोई पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी मीहो को मेयर की कॉल आती है और मेयर भी उससे उस डॉक्टर वाली थीसिस के बारे में पूछता है। तो मीहो कहती है कि वो कल उन्हें मिलकर सब कुछ बता देगी। दूसरे दिन मेयर मीहो से मिलने आता है। तब वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ मीहो उन्हें बताती है कि उसके पास डॉक्टर के कोई थीसिस नहीं है, वो तो बस एक जाल था उस मुजरिम को पकड़ने का। मीहो मेयर से ये भी कहती है कि उसे उन्हीं की वाइफ जो हॉस्पिटल की हेड है जूही उस पर शक है, पर मेयर कहता है कि उसकी वाइफ ऐसा कुछ नहीं कर सकती और उसे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ जेल में वो कैदी जिसने पार्क पर अटैक किया था उसने फांसी लगा ली थी और यहाँ सबको यही लग रहा था कि उसने बिग माउस से डरकर फांसी लगा ली है, जिससे यहाँ पर सभी पार्क से डरने लग जाते हैं और उसे सलामी ठोकने लगते हैं। यहाँ पर अब जेल में पार्क मस्त राजा की तरह रह रहा है। और अब मैं क्या बताऊं, पुलिस वाले भी पार्क से थोड़ा डरे डरे रहते थे। जेल में अब पार्क का पूरा दबदबा रहता था, जहाँ फिर उससे जीहुन मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि तुम सच में बिग माउस हो या नहीं हो। जीहुन उससे कहता है कि अगर तुम सच में बिग माउस हो तो तुम मुझे उन 5 डीलर्स के नाम बताओ जिनके साथ तुम ड्रग्स की डीलिंग किया करते थे। और इसके लिए जीहुन उसे 4 दिन का टाइम भी देता है। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद तो भाई पार्क बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बस बिग माउस बनने का एक्टिंग कर रहा था। उसे थोड़ी ना पता है उन 5 डीलर्स का नाम। तो वो फिर फटाक से एक गार्ड को मारकर बेहोश करता है और उसका फोन लेकर सीधा मेयर को कॉल लगाता है, जिसके बाद वो मेयर से उन ड्रग्स डीलर का नाम पूछता है। वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है उन डीलर्स का नाम जानने के लिए, लेकिन यहाँ मेयर को भी कुछ समझ नहीं आता और वो सीधा कॉल कट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ कैफेटेरिया में वो बाकी के 2 क्रिमिनल्स जिन्होंने पार्क पर हमला किया था वो भी साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिग माउस उनको कभी भी मार सकता है। इसलिए डरकर उन दोनों ने ही खुद ही सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ मीहो का फिर से कोई पीछा कर रहा होता है। मीहो को जब पता चलता है तो वो फटाक से अपने डैड को मैसेज कर देती है, जिसके बाद उसके डैड आकर उसे बचाते हैं और उस स्टॉकर को पकड़ लेते हैं। और वो स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि मेयर का असिस्टेंट था। मेयर ने ही उसे मीहो के पीछे लगाया था। इस बारे में जब मीहो मेयर से बात करती है तब मेयर उसे कहता है कि वो बस उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो क्रिमिनल मीहो पर जरूर अटैक करेगा उस डॉक्टर की थीसिस को लेकर। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को मीहो के पीछे लगाया था ताकि वो भी उस क्रिमिनल को पकड़ सके। फिर मेयर मीहो को 5 ड्रग्स डीलर के नाम लिखकर दे देते हैं, जिन्हें मीहो दूसरे दिन जेल जाकर पार्क को दे देती है। और अब आ जाता है फैसले का दिन, जहां पार्क को ये साबित करना था कि वही असली बिग माउस है। जहां लगभग सारे कैदी ने सट्टा लगाया था कि पार्क सच में बिग माउस है या नहीं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे कैदी पार्क को ही सपोर्ट कर रहे थे और उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ तीनों वीआईपी क्रिमिनल्स ने भी पूरे 300 मिलियन पैसे का सट्टा खेला था इस बात पर कि पार्क असली बिग माउस नहीं है। जेल में मेयर भी आया हुआ था ये सब देखने के लिए, और बाद में मेयर को यह पता चलता है कि उसने जो नाम पार्क को दिए थे वो नाम गलत थे। वो पार्क को बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। एंड देन फाइनली यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है, जहाँ जीहुन और पार्क एक एक पन्ने में उन 5 ड्रग्स डीलर के नाम लिखता है। फिर जब चीट खोली जाती है तब दोनों के ही पन्नों वाले नाम सेम ही होते हैं
और यहाँ पर अब ये साबित हो गया था कि पार्क ही असली बिग माउस है। ये देखकर तो सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो भाई मेयर थे, क्योंकि उसने तो गलती से पार्क को गलत नाम दिए थे, पर पार्क ने तो 5 असली ट्रक स्टीलर के नाम लिखे थे। मेयर को भी अब ऐसा लग रहा था कि पार्क ही असली बिग माउस है। पर जीहुन तो बहुत खुश था, क्योंकि उसे तो अपना बस $100 मिलियन जो चाहिए था बिग माउस से, और वो अब पूरा कंफर्म हो चुका था कि पार्क ही असली बिग माउस है। फिर जीहुन पार्क से अपना $100 मिलियन मांगता है, जो उसने स्कैम करके उससे बहुत पहले लूटे थे। पर पार्क कहता है कि उसके पास क्या प्रूफ है कि उसी ने उसके पैसे लिए हैं, जिस पर जीहुन कहता है उसने उसके मैनेजर को पकड़ लिया है, जिसने उसके साथ मिलकर ये स्कैम किया था। पार्क तो ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उस मैनेजर ने तो असली बिग माउस को देखा है। पार्क तो असली बिग माउस नहीं है। अब लगता है कि कहीं पार्क की असली पोल ना खुल जाए। लेकिन भाई लोग, पार्क की भी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैनेजर ने भी कभी असली बिग माउस को देखा नहीं था, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब वो मैनेजर भी सुसाइड कर लेता है। जीहुन तो भाई क्या बोलूं, ये तो बस खड़े खड़े देखता ही रह जाता है ये सब। इसके नेक्स्ट सीन में मिहो जब हॉस्पिटल से अपना काम खत्म करके जा ही रही होती है कि तभी बाहर निकलते समय वो एक लेडी को देखती है, जो कि बाहर खड़ी होकर उस डॉक्टर जिसकी डेथ हो गई है उसकी इंटरव्यू वाली वीडियो देख रही होती है। और यहीं से हमें उस लेडी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उस डॉक्टर ने, जिसका अब कत्ल हो चुका है, उसने उस लेडी को एक नेकलेस बनाने के लिए दिया था, जिसके अंदर वो कुछ सबूत छुपा सके। मियो उस मिस्टीरियस लेडी से बात करने के लिए उसके पास जाती है, पर वो लेडी उससे ना बात करके वहाँ से चली जाती है। मियो को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसी वक्त जीहुन मियो को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जब मियो उससे मिलने के लिए जाती है तब वो उससे वो सबूत मांगता है जिससे कि डॉक्टर के मर्डर का पता चल सकता है। लेकिन मियो उन सबूतों को देने से साफ इनकार करते हुए कहती है कि इसी से तो उसके हस्बैंड बेगुनाह साबित होंगे, इसलिए वो ये सबूत किसी को नहीं देगी। लेकिन यहाँ जीहुन मिहो से कहता है कि तुम्हारा पति सच में बिग माउस है। फिर ये सब कंफर्म करने के लिए मिहो मेयर को कॉल करती है, और मेयर भी उससे यही कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड ही सच में बिग माउस है। यहाँ पर मियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, पर उसे अब भी पूरा भरोसा था कि उसका हस्बैंड बिग माउस नहीं है। वहीं मियो के फादर और उसके असिस्टेंट भी उस मरे हुए डॉक्टर के फिशिंग हाउस जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर अक्सर आया जाया करता था। जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर वहाँ एक लेडी के साथ आया करता था, जो कि ग्लासेस यूज करती थी, यानी कि चश्मा। लेकिन भाई डॉक्टर की तो वाइफ ही नहीं थी, यानी इसका मतलब ये है कि डॉक्टर का किसी के साथ गुलू गुलू चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेल में जेल वार्डन पार्क को वो पैसे देता है जो कि उसने सट्टे में जीते थे, यानी कि पूरे 300 मिलियन वॉन, जिसमें से पार्क कुछ पैसे निकालकर वार्डन को देता है और कहता है कि आज से सारे कैदी को VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, साथ ही आज के खाने की पार्टी उसकी तरफ से। जहाँ जब पार्क खाने के लिए कैफेटेरिया जाता है तब वो वहाँ देखता है कि सारे कैदी खुशी से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, और जैसे ही पार्क अंदर आता है तो सारे कैदी उसके लिए शाउट करने लग जाते हैं। सभी वहाँ बहुत खुश थे, जहाँ पर वो छोटा गैंगस्टर भी पार्क के लिए क्लैप करते हुए बाहर चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में मिहो देखती है कि हेड नर्स चोरी चुपके से पेशेंट्स के ब्लड सैंपल ले रही होती है, और वो जाकर एक सीक्रेट रूम में गायब हो जाती है। जैसे ही मिहो वहाँ जाने लगती है कि तभी वहाँ पर जूही गार्ड्स के साथ आकर मिहो को डांटने लगती है, जहाँ पर वो गुस्से से कहती है स्टाफ का इस एरिया में आना अलाउड नहीं है, और वो उसे डांट कर यहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ जेल में उन VIP कैदियों से मिलने के लिए जीहुन आता है, जहाँ वो तीनों VIP जीहुन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो बिग माउस के साथ नहीं रह सकते। उन्हें उससे बहुत डर लगने लगा है। जब से उन्हें ये कंफर्मेशन हुई है कि पार्क ही बिग माउस है, तब से उनकी फटके हाथ में आ चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो भी इंसिडेंट जेल में हुए हैं उनसे वो काफी डर चुका है। बट जीहुन उन्हें भरोसा दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो सीधा बिग माउस के पास जाता है, यानी पार्क से मिलने जाता है, और उसे धमकाने लगता है कि अगर उसके साथियों को कुछ भी हुआ तो वो उसकी वाइफ को छोड़ेगा नहीं। वो उसे धमका ही रहा होता है कि इतने में जीहुन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, और वो उससे कॉल पर कहती है कि उसने उसे फ्यूनरल वाले फूल क्यों भेजे हैं। जीहुन ये समझ जाता है कि ये पार्क ने ही किया है। इस बार जीहुन की भी फटके हाथ में आ जाती है। वो फिर चुपचाप वहाँ से कल्टी मार लेता है बिना कुछ बोले ही। फिर इसके बाद पार्क उस छोटे गैंगस्टर के पास जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जहाँ पर वो गैंगस्टर भी इसके लिए मान जाता है, यानी कि उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लोग उन तीनों VIP कैदी में से एक को उठाकर बहुत पीटते और
और टॉर्चर करते हैं। साथ ही उसे वो बाकी बचे दोनों कैदी के खिलाफ स्टेटमेंट देने को कहते हैं, क्योंकि पार्क जानता था कि मर्डर के दौरान ये बंदा सिर्फ ड्राइविंग कर रहा था, बाकी उन दोनों वीआईपी कैदी ने ही उस डॉक्टर को मारा था, जिसके लिए वो तीसरा कैदी भी मान जाता है, क्योंकि बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और वैसे भी उसने उस डॉक्टर को नहीं मारा था, बस उसने उन लोगों का साथ दिया था। लेकिन पार्क के इस रूप को देखकर सारे कैदी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि पार्क का बिहेवियर कभी भी एग्रेसिव वाला नहीं था, पर आजकल वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगा था। मियो के डैड मियो को कॉल करके बता रहे होते हैं कि उनके सारा कर्ज किसी ने चुका दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेल का वार्डन ये अनाउंस करता है कि कुछ वॉलंटियर्स और नर्सेस आने वाले हैं, जो कि कैदियों का पूरा चेकअप करने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लो हरामियों, कोई भी किसी भी नर्स को छेड़ेगा नहीं, सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। मैं सच में बता रहा हूँ, वरना मैं बहुत पीटूंगा। फिर जूही, मियो और बाकी नर्सेस जेल में एंटर होते हैं, जहाँ पर सारे नर्सेस कैदियों का चेकअप कर रहे थे। वहीं पर मियो एक गार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसके हस्बैंड से मिलना है, तो वो ऑफिसर जाकर पार्क को इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी वाइफ उससे मिलना चाहती है। और ऑब्वियसली पार्क, जो कि बिग माउस है, उसके लिए तो कोई रूल रेगुलेशन मायने नहीं रखते थे। इसके बाद मियो पार्क से मिलने आती है। वो उसे वीआईपी रूम में देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। वो इमोशनल होकर कहती है कि मैं तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या तुम सच में बिग माउस हो। लेकिन पार्क ये बात जान जाता है कि वार्डन उसकी सारी बातें सुन रहा है, इसलिए वो मियो को लेकर ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ वार्डन अब उन्हें नहीं सुन सकता था। ग्राउंड में जाकर पार्क मियो से कहता है कि वो बिग माउस नहीं है, वो बस बिग माउस बनने की एक्टिंग कर रहा है। फाइनली हमें यहाँ ये पता चलता है कि पार्क ने उन 5 ट्रक स्टीलर का नाम सही कैसे लिखा था। दरअसल हुआ ये था कि पार्क को किसी ने बेहोश करके उन 5 ट्रक स्टीलर के नाम को चेंज करके एक टैरो कार्ड में लिख दिया था, यानी कि वो बिग माउस पार्क के आसपास ही है और वो टैरो कार्ड से ही उसे कांटेक्ट करता है। और ये बात तो पार्क को भी तब कंफर्म हो गई थी जब उन 4 कैदियों के पास से भी टैरो कार्ड मिले थे जिन्होंने सुसाइड किया था। साथ ही पार्क मियो से कहता है कि बिग माउस चाहता है कि मैं उस डॉक्टर के मर्डर का पता लगाऊं। मियो पार्क को सॉरी बोलकर उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेल के छोटे गैंगस्टर को, जो मीहो से इंजेक्शन लेते हुए पूछता है क्या तुम बिग माउस की बीवी हो, जिस पर मीहो थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देती है। तभी उसकी गैंग का दूसरा बंदा बताता है कि आपसे इंजेक्शन लेना बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ ही देर बाद मीहो नोटिस करती है कैदियों को दिए जाने वाले इंजेक्शंस 2 अलग अलग बॉक्सेस में रखे जा रहे थे। वो दूसरी नर्स से इस बारे में पूछती है, पर वो नर्स डायरेक्टली मना कर देती है बताने से और बोलती है मैं इंचार्ज नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। प्रोफेसर हेजिन के पति, जो उन्हीं 3 कैदियों में से एक थे, हेजिन अपने पति से मिलने आती है, पर उसका पति उसे बहुत मारता है क्योंकि हेजिन उससे मिलने को मना कर रही होती है। जहाँ हेजिन के पति को शक हो जाता है कि हेजिन का कहीं अफेयर चल रहा है, और उसका शक सही भी था, उसका कहीं अफेयर चल रहा होता है। अब किसके साथ चल रहा था वो तो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं नर्सेस कैदियों को खाना दे रही होती है। तभी वहाँ पार्क स्टेशन में आता है और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। पार्क खाना लेते वक्त सारे नर्सेस को उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। पार्क की टेंशन को देखकर मीहो भी खुश हो जाती है। कुछ ही देर बाद मीहो और हेजिन जब जेल से निकल रहे होते हैं, तभी मीहो को पता चल जाता है कि उसे किसी ने मारा है, पर हेजिन कुछ नहीं बता रही होती है। तभी मीहो समझ जाती है इसे इसके हस्बैंड ने मारा है और वो हेजिन को डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कंप्लेन करने को बोलती है। थोड़ी ही देर बाद मीहो के डैड को मीहो का कॉल आता है, जहां मीहो बता रही होती है पार्क बिग माउस नहीं है, वो अपना पुराना वाला पार्क चांग ही है, जिसे सुनकर मीहो के डैड काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मीहो को उसी मिस्टीरियस लेडी का कॉल आता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो लेडी मीहो को प्रोफेसर सीओ के पेपर्स के बारे में बता रही होती है और बदले में बहुत सारे पैसे मांगती है। वो मिस्टीरियस लेडी बताती है कि पेपर्स एक क्रॉस साइन वाले नेकलेस में है। वो पेपर्स के बारे में और इन्फो दे ही रही होती है कि तभी वहाँ कोई आ जाता है और उस लेडी को बिल्डिंग के टेरेस से गिरा देता है। और यहाँ मिस्टीरियस लेडी तो खत्म। अब टेरेस से फेंकने वाला या फेंकने वाली कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। ये हादसा देखकर मीहो काफी डर जाती है और कुछ देर बैठकर उस नेकलेस के बारे में सोचती है। तभी मीहो को ध्यान आता है उसने क्रॉस चेन वाला नेकलेस कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने ये चेन मेयर की वाइफ जूही को पहने हुए देखा था और वो तुरंत जूही के पास पहुंचती है और जूही से वो नेकलेस मांगती है। थोड़ा मना करते हुए जूही भी उसे नेकलेस दे देती है, पर असल में उस नेकलेस में कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही मीहो और जूही वहाँ से बात करके निकलते हैं, तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका फिलहाल हमें फेस तो नहीं दिखाया जाता है, पर उसने मीहो और जूही की सारी बातें सुन ली थी। अगले सीन में हम मीहो और मेयर को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मेयर मीहो को बता रहा होता है कि वो नेकलेस जूही को उसके इन लॉज ने दिया था, जिस पर मीहो मेयर से माफी भी मांगती है। तभी मेयर मीहो से पार्क के बारे में पूछता है कि वो बिग माउस है या नहीं,
इस पर मीहो बताती है उसे पार्क पर पूरा भरोसा है और पार्क भी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। दूसरी तरफ मीहो के डैड मीहो को इंटरव्यू वाला वीडियो दिखा रहे होते हैं, जहां मीहो का ध्यान उसे दूसरे क्रॉस पेंडेंट पर जाता है, जैसा कि मिस्टीरियस लेडी ने बताया था। वो दूसरा नेकलेस और कोई नहीं बल्कि मिस हेजिन पहनी हुई होती है और तभी हमें पता चलता है कि मिस हेजिन वही लेडी है जिसने पहले मीहो और जूही की सारी बातें सुनी थी। और तभी हमें मिस हेजिन और प्रोफेसर सीओ के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों कपल्स बन चुके होते हैं और प्रोफेसर सीओ गिफ्ट के तौर पर हेजिन को नेकलेस गिफ्ट करता है जिसमें सीओ के पेपर्स थे। पर तब ये बात हेजिन को नहीं पता होता है। अगले सीन में हम तीनों कैदियों को देखते हैं जो जेल से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे होते हैं और जीहुन के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बिग माउस यानी पार्क से काफी डरे हुए थे। दूसरी तरफ पार्क उन्हीं तीनों में से एक कैदी को अपने लिए गवाही देने को बोलता है, जिस पर वो कैदी मान भी जाता है। पार्क उसे धमकाते हुए बोलता है अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फाइनली अब तीनों कैदी जेल से निकलने के लिए फुल सूट बूट में तैयार होते हैं, पर जिस कैदी को पार्क ने धमकी दिया था वो काफी डरा हुआ दिखता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं तीनों कैदी, छोटा गैंगस्टर और वार्डन सब एक तरफ से ग्रुप में आ रहे होते हैं और तभी पार्क की ग्रुप एक तरफ से आ रही होती है। दोनों कैदी को पता चल चुका होता है पार्क ने उनमें से एक कैदी को कन्फेस करने के लिए रेडी कर लिया है। यहाँ पर पार्क थोड़ा घबरा जाता है और वो दोनों कैदी उस एक कैदी को जेल में ही छोड़कर निकल जाते हैं। तभी पार्क मिस्टीरियस वाला स्माइल करते हुए हंस रहा होता है। पार्क के हंसने के पीछे की वजह क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है।